अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज तकरीब मुरतब की गई। ये तकरीब जो है PTI का जो खासा रहा है माजी में, ये उसकी मुकम्मल तौर पर अक्कास थी और जाहिर है कि इस तकरीब के अंदर पूरे मुल्क से लोग आए हुए थे। PTI की क़यादत जो है वो जमा थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो कभी खान साहब के शाना बशाना थे, लेकिन आज वो इस तकरीब का हिस्सा नहीं थे। ज़ाहिर है उनको उस तरीके से याद भी नहीं किया गया। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़र की दास्तान जो है वो दिखाई भी गई और उस दास्तान में जिन्होंने रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया था, ज़ाहिर है वो लोग भी उसके अंदर मौजूद नहीं थे। ये तकरीब जो है इसके अंदर हुकूमत के माजी, हाल और फिर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ झलकियाँ जो हैं वो भी दिखाई गईं और ज़ाहिर है तराने जो थे वो हॉल में मौजूद लोगों को वलवला और जागर करने के लिए PTI के जो तराने रहे हैं वो भी गाए गए। इस तकरीब को ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन उनका जो ख़िताब था वो बुनियादी तौर के ऊपर अगर माजी की उनकी तकारीर को जमा कर लिया जाए तो ज़ाहिर है उसी का निचोड़ बनता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिस वक़्त वो इक़्तिदार में आए और माजी की जिन मुश्किलात का ज़िक्र करते रहे हैं उसको उन्होंने दोहराया और उन्होंने ये बात कही कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, लेकिन उस वक़्त अगर चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद ना करते तो बहुत मुश्किल हालात थे। दिवालियापन की नहज पे खड़े थे, कर्ज़े की अदायगी के लिए पैसा नहीं था, मुश्किलात बेशुमार थीं, टीम नई थी और ज़ाहिर है फिर वक्त और हालात बदला और आज जब वो 3 साल की अपनी कारगुजारी रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो इसमें से अगर सियासी अंसर को हटा दिया जाए तो वो ये बात कह रहे थे कि जो उनके इस 3 साला दौर में जब वो आए थे तो उस वक़्त जो वसाइल जमा हो रहे थे वो 3,800 अरब थे और अब इन 3 सालों में वो 4,700 अरब पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं वो जब आए थे तो वो 19.2 अरब डॉलर था, जो इस वक्त 29.4 अरब डॉलर है। उनका ये भी कहना था कि जो सनत है जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं उसका पहिया चल पड़ा है और वो 18% की रफ्तार से ग्रो कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर रिकॉर्ड गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त हो रही है। उनका ये भी कहना था कि इस मुल्क के किसानों के पास 400 अरब रुपया फाजिल गया है, उसके नतीजे में खुशहाली आई है। इसके अलावा जो बेशुमार प्रोग्राम हैं जिसमें एहसास प्रोग्राम है, जिसमें रोशन डिजिटल पाकिस्तान है जिसने एक बड़ा वसाइल को लाने में अहम किरदार अदा किया है, फिर सेहत कार्ड है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेकर आई है और उसके साथ साथ एक समाजी इनकलाब जो है वो बर्पा हो रहा है और इनका ये कहना था कि खुशहाली जो है वो आ चुकी है। कोरोना की सूरत हाल का भी उन्होंने ज़िक्र किया और इस बात को कहा कि कोरोना के दौरान हमने जिस हिकमत अमली से इसका सामना किया आज पूरी दुनिया जो है वो उसको सराहती है और ज़ाहिर है कि उसकी तारीफ़ करती है। उन्होंने बुनियादी तौर पर अपना महवर जो है वो नौजवानों को बनाया और उनको उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी तकरीर का आगाज़ ही उन्हीं से किया और कहा कि आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और आप ये देखें कि आपने अच्छे रास्ते पर चलना है या बुरे रास्ते पर चलना है, अच्छी क़यादत के पीछे जाना है या बुरी क़यादत के पीछे जाना है। ये वो सूरत हाल थी जो रही। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। शैला रज़ा साहिबा, ये फरमाइएगा कि इमरान ख़ान साहब कह रहे थे कि वो जद्दोजहद करके आए हैं, शॉर्टकट जो है वो कोई नहीं होता, ये नहीं हो सकता कि आप पर्ची लें और लीडर बन जाएं।
मैं ये समझती हूँ कि वो जबरदस्त कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और क्योंकि परवेज मुशर्रफ की किताब को वो आज तक नहीं भुला सकते, जिसमें लिखा है कि ये हमसे 100 मांग रहे, हम इन्हें कह रहे थे कि आप 40 लें, तो ये डील थी या क्या थी? ये जद्दोजहद थी कि हमें ज्यादा सीखे चले। फिर वो अपने किसान जमीर के वाकयात सुनाते हैं, फिजनल भाषा से जो उनके सारे मसाइल हैं वो सबको नजर आते हैं, और फिर जो इलेक्शन है जिस पर तमाम लोगों की राय है दुनिया में, जिस तरह के उस पर कार्टून बने, सबने देखा कि इमरान खान बैग पकड़े में कौन चला रहा है, ये सब, तो ये चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स उनका खत्म नहीं होता, और उनको वो लीडर जिसकी एक सूबे में हुकूमत है उसके घर की जद्दोजहद, बहुत छोटा सा मुख्तलिफ जद्दोजहद में शरीक, जब आप बड़े होकर खेल रहे थे, वो घराने का गुजरता है। और एक ऐसे वक्त में 3 साल मुकम्मल हुए हैं जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान 2020 में 124वें नंबर पर आ गया, जब बिजली की कीमत के बारे में ये बात हो रही है कि कीमत में 14% तक इजाफे की मंजूरी होगी, और अभी भी जो है ये महंगी हो गई। एक ऐसे वक्त में जब 1 किलो घी जो है उससे 34 रुपए महंगा, और चाय की पत्ती जो है 950 ग्राम के पैकेट पर 40 रुपए बढ़ चुके हैं। आटा और चीनी की कीमतें दुगनी से ज्यादा है जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी। गंदम मुल्क में वो कहते हैं बम्पर उतरी, लेकिन 10 लाख टन 2 महीने के अंदर ही मंगानी पड़ती है। गन्ना कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुआ, लेकिन उसकी मैंने कहा कि चीनी की कीमतें कहाँ हैं। वो कहते हैं सेहत कार्ड दिया, और केपी में जहाँ सेहत कार्ड की चर्चे हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें देखने की भी पीली जा रही, तबली जा रही है। हॉस्पिटल्स के बारे में चीफ जस्टिस पहले ही फरमा चुके कि कुत्तों का भी इलाज नहीं हो सकता। और पीएमए के जनरल सेक्रेटरी जो है पेशावर से, वो सुप्रीम कोर्ट गए कि रोजाना 22 बच्चे और 1 औरत मरती है, सब संदेह के घर की रिपोर्ट है। तो वो इस सारी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर को भी कहीं, मैं इसमें शैला रज़ा साहब आता हूँ क्योंकि ज़रा इसको तकसीम करके बात करते हैं। इसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ये कह रहे, मैं इसको बाद में लेते हैं, लेकिन एक मजमूई जो तासुर उनकी उस गुफ्तगू में था, और उन्होंने ये जुमला कहा भी कि खुशहाली आ गई है। अच्छा, अब देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तकरीर की है वो शुरुआत उसकी नज़ीम साहब उन्होंने की थी कि मेरी टीम जो मेरे सामने बैठी है। जैसे उन्होंने टीम का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं सोच रहा था कि अब 7 दफा तो FBR का चेयरमैन पिछले 36 महीने में बदली हो चुका है, 4 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बदली हो चुके हुए हैं, पंजाब की बात करें तो 6 IG पंजाब के बदली हो चुके हैं। तो वो किस टीम का जिक्र कर रहे थे जो उनके सामने बैठी है? टीम तो 4 या 5 महीने जो एवरेज टेन्योर है, उसके बाद उनका कोई बड़ा मेजर बड़ा मोड़ा होता है वो तब्दील हो जाता है। उसके बाद फिर कोई क्रिकेट का जिक्र किया गया, कायद आज़म साहब का जिक्र किया गया, फिर वही जो माजी है फोकस किया गया कि नवाज शरीफ साहब की वजह से बैंकरप्ट होने वाले थे, महंगाई भी जो आई है वो उनकी वजह से आई है। अभी पिछले हफ्ते जो मैंने एक सर्वे देखा है उसमें तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ अब है, जो हमारी मुश्किलात हैं, वो आप पुरानी हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते, वो PTI के ऊपर ही डाली जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, अभी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट देख रहा था, डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ने किया। उन्होंने कहा कि ये जो आज सारा कुछ हुआ है, ये क्या 3 साल का तजदिया था या इमरान खान साहब की सालगिरह मनाई जा रही थी? ये उनका ट्वीट मैंने आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें सारा का सारा फोकस जो है वो तो शायद इमरान खान साहब के ऊपर था। तो क्या उनकी सालगिरह थी या अपने 3 साल का कोई तजदिया जो है वो पाकिस्तान को पेश कर रहा है? अब आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने किया कि खुशहाली का पैमाना क्या होना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि खुशहाली आ गई है, वो किस पैमाने की बुनियाद पे कह रहे हैं? दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, उसमें जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है वो गुर्बत की शरह होती है।
कि आपकी हुकूमत जब आई थी अगस्त 2018 में, उस वक्त गुर्बत की शरह क्या थी, उसके बाद आपकी माशी पॉलिसीज आई हैं, आपकी खारजा पॉलिसी आई हैं, आपकी सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज आई हैं। इन सारी पॉलिसीज के नतीजे में जो पैमाना है वो गुर्बत की शरह बढ़ गई है या कम हो गई है। अगर कोई और पैमाना इस्तेमाल कर लेते तो हम फिर उस पैमाने की बात कर लेते, लेकिन ये इस्टेब्लिश पैमाना है दुनिया भर में। अब 2018 में जो सर्वे आ रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है, जो 7 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, ये 2018 में गुर्बत की शरह से नीचे थी। अब पिछले 1000 दिन में 3 साल में जो कुछ पॉलिसीज सामने आई हैं उसमें यह हुआ है कि अब तकरीबन 40% पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की शरह से गिर गए हैं। तो 2 करोड़ इजाफा हुआ है पाकिस्तानियों की तादाद में जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। यानी कि पिछले 1000 दिन का अगर आप हिसाब गिन लीजिए तो रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी शरह गुर्बत से गिर रहे थे और हर रोज का काम ये हो रहा था। तो जो आम आदमी की खुशहाली का सवाल है वो बिल्कुल साफ जाहिर है कि खुशहाली पाकिस्तानियों में नहीं हुई। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, अब इसमें शैला रजा साहबा ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना कि गाड़ियाँ बेतहाशा बिक रही हैं, मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, ट्रैक्टर्स बिक रहे हैं, कार बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं कि हम जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं सारी निकल रही हैं। तो ये जो रेल पेल है ये वो कह रहे हैं कि ये यही खुशहाली के पॉइंट्स होते हैं ना। देखिए 22 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क है क्योंकि सेंसस पे सवाल रहते, ठीक है, उसमें अगर 10 से 20 लाख लोग खुशहाल हैं तो उनकी परसेंटेज निकाल लें। दूसरी बात यह है कि ब्रेक में भी जब प्रेजेंट शुरू हुआ था, जब भी मैंने एक बात की थी और फारूक सलीम साहब की मौजूदगी में मुझे वो ज्यादा अच्छी हो गई कि उन्होंने वो कर दी कि एक एहसास प्रोग्राम है जिसको आपने नाम दिया BISP, जाके अटॉर्नी जनरल कहते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट। आपके दौर में उसमें इजाफा हुआ चला जा रहा है जो लोग ये ले रहे हैं, इसलिए कि 1 करोड़ नौकरियों में से आप 100 भी नहीं दे सके। आपके दौर में ये इजाफा हो रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको लंगर खाने ज्यादा खोलने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों को आप समझ रहे हैं कि लोग जो है वो अपना खाना पीना भी नहीं पूरा कर पा रहे। तो इस हाल में जो है वो पहले से ज्यादा मकरूज हो गया, जबकि बड़े पैमाने पे तरक्याती प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि शुरू नहीं हो सके। वज़ीर आज़म का हाल यह है कि एक मामूली सड़क उसको उन्होंने तख्ती लगाई जैसे वो कोई लंबी कोई शाहराह बन रही हो, वो भी एक जाके तहसील की। तो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये कैसी खुशहाली है जिसका आम आदमी की जिंदगी पर कोई। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो ये बात कह रहे हैं कि जब उनको हुकूमत मिली थी तो जो अब आपका टैक्स रेवेन्यू था वो 3,800 अरब था, इनके 3 साला दौर में 4,700 अरब रुपए पर चला गया है। तरसीलात ज़र 19.2 अरब से बढ़ के 29.4 अरब पर चली गई हैं, जो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 27.5 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं, जो तारीख़ का वो कह रहे हैं जी बुलंद तरीन सतह है। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें तो बाद में आते हैं। आप इन फिगर्स को क्या आप नहीं समझते ये सेहतमंद मईशत के अकास होते हैं? जी बिल्कुल, एक एक करके नदीम साहब अगर आप चाहें तो फिगर तो हम ले सकते हैं। कारों के हवाले से मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। अगर ये पैमाना इस्तेमाल किया जाए कि अगर कारें पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़्यादा बिक गई हैं तो ये खुशहाली का पैमाना बनता है, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। देखिए 22 करोड़ की आबादी है जैसे भी कहा गया, और पूरे के पूरे मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ कारें हैं, यानी कि 95% जो घराने हैं पाकिस्तान में उनका कार की खरीदो फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं है।
तकरीबन 5% लोग ऐसे हैं जिनके घर में कारें हैं, जिनके घर में एक से ज्यादा कारें हैं। तो अगर तो हम सिर्फ उन 5% लोग जो हैं जिनके पास कारें हैं उनको एक खुशहाली का पैमाना बना लें तो ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि जुलाई के महीने में जो टोटल कारें बिकी हैं वो 22,000 कारें बिकी हैं। अब 22 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से अगर 22,000 लोग खुशहाल हो गए हैं या उन्होंने कारें खरीद ली हैं तो ये एक पैमाना नहीं बन सकता। अच्छा, जो फिगर्स आपने की थी एक एक करके उसको ले लेते हैं। देखिए रिजर्व्स जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो फिगर्स उन्होंने दी कि वो पहले 16 अरब के थे या वो 27 अरब पे चले गए हैं। इसमें बाय द वे जो बैंकों के पास आपके और मेरे अकाउंट्स में डॉलर्स पड़े हैं वो भी शामिल कर लिए गए हैं। अगर वो शामिल ना किए जाएं तो इस वक्त स्टेट बैंक के पास तकरीबन 22 अरब डॉलर जो हैं वो पड़े हैं, वो पहले से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचें कि ये पैसा आया कहां से है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र किया। हमने $2 बिलियन सऊदी अरेबिया का है, 2 बिलियन यूएई का है, 3 बिलियन चाइना का है, फिर कोई चाइना की ट्रेड फैसिलिटी है, 7 बिलियन IMF का है। तो तकरीबन जो कर्जाजात हैं वो 22 अरब डॉलर के इस वक्त बन रहे हैं और तकरीबन उतने ही हमारे जो स्टेट बैंक के पास हैं वो रिजर्व्स पड़े हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी सारा कर्जा लेके आपने अपने रिजर्व जो हैं वो पूरे किए हैं। अब जो टैक्स की फिगर बताई वो बिल्कुल 100% ठीक बताई कि पहले 3 साल पहले 4 साल पहले वो 3800 थी, अब वो 4700 बन गई है। लेकिन टैक्स की फिगर जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ GDP गिनी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मुल्क चल रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, GDP बढ़ रही है, तो आप एक परसेंटेज देख सकते हैं, आप जो एब्सोल्यूट फिगर है वो नहीं देख सकते, वो पैमाना नहीं बन सकता। तो हमारी कुछ साल पहले जो टैक्स इकट्ठा किया करते थे हम, वो तकरीबन 11% बनता था GDP का, आज वो गिर के 9% बन गया है। चाहे वो 4700 रुपीज जरूर बन रहा है, लेकिन वो शरह जो है टैक्स एज अ परसेंटेज GDP वो गिर गई है। और फिर आपने रिजर्व्स का रिमिटेंसेस का जिक्र किया, बिल्कुल 100% ठीक कहा गया कि पहले वो तकरीबन 20 अरब डॉलर थी, अब वो कहीं 29 बिलियन पे पहुंच रही हैं। लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो किसी हुकूमत को मैं समझता हूं कि नहीं मिल सकता। उसकी वजूहात जो हैं वो प्राइमरीली तो कोरोना की वजह से हैं, ट्रैवल खत्म हो गया है और जो पैसे पहले हवाले के थ्रू आया करते थे, नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आया करते थे, अब वो बैंकों के थ्रू आ रहे हैं। मैं आता हूं डॉक्टर फारूक सलीम साहब। अच्छा, इसमें शैला रज़ा साहबा आप ये फरमाइएगा कि वो तो वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे कि जो उनको दिखाई गई आज के उनकी हुकूमत में क्या क्या कारनामे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत जो है वो उन्होंने कोई 650 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी, हमने तो 1700 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा दिया। तो आप कैसे कह सकती हैं कि इस पर काम नहीं हुआ? अच्छा, पहले तो मैं फारूक सलीम साहब से ज्यादा लेकर एक बात करूं कि इन्होंने जो आते ही अपना टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा था 5500 अरब कुछ इसी तरह से था ना, ये आज तक उसे नहीं हासिल कर सके। और माहिर माशियात ये कहते हैं कि एक हुकूमत अगर कुछ भी ना करे तो इन्फ्लेशन से ही अपने 10 से 15% टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर लेती है। अब आप इन्फ्लेशन फूड पे भी देखें और सबसे देखें, लेकिन ये आज तक अपना हदफ नहीं हासिल कर सके हैं और इस वक्त भी ये 49 तक ही जा सकेंगे जो माहिर माशियात कह रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इन्होंने कोई अपना हदफ पूरा नहीं किया। सेकंड ये है जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इनको तकरीबन 5 अरब डॉलर से ज्यादा कोविड के लिए भी मिला था, जिससे इन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट किया और बहुत सारी चीजों को किया। तीसरी बात जो आपने कही, सड़क, इन्होंने बहुत निशाना बनाया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को और थी भी कि उनकी भी मेट्रो बहुत महंगी थी और ये कहते थे हम जंगला बस नहीं बनाएंगे, लेकिन इनकी जो मेट्रो है उसको देखें कि वो इंतहाई महंगी है और उसकी लेंथ कितनी कम है और उसकी क्वालिटी क्या है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि सिर्फ KP इनका नहीं होना चाहिए, ये वजीर आजम है वफाकी हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पर कराची में BRT थी उस पर आज तक वो कंप्लीट नहीं हो सकी। जहाँ 10 अरब देना था आते इन्होंने 2 अरब दिया। जो इनके फेडरल के मंसूबे चल रहे थे सिंध में, खास तौर पर शहरी इलाकों में, इन्होंने वो सारे खत्म कर दिए। यहाँ तक कि सेव द काउ जो इनका एक अलग से मंसूबा था
फेडरल गवर्नमेंट का, वो भी खत्म करके इन्होंने उसके बदले के डेवलपमेंट बजट, जिसके ये इंतहाई खिलाफ थे, वो अपने पीटीआई के और एमकेएम के एमएनए एमपीएस को दिए। कराची का जो K4 का मंसूबा जो 50% की बुनियाद पे है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट देगी, नवाज शरीफ के दौर में हम बिलियन रखते थे, वो मिलियन में रखते थे। इन्होंने आके 2 साल तक उससे इनकारी हो गए कि हम नहीं देंगे। S3 इन्होंने माना ही नहीं कि अब हम ये करेंगे। अब ये कहते हैं कि हम K4 पूरा करेंगे। तो जो आपके ऑलरेडी आपके काम है वो तो आप कर नहीं रहे। अब जो बजट आया था हमारा 2020-21 का 83.8 बिलियन जो है उसके हमें कमी का सामना था, और अभी तक हम ये हमारे मकबूत है। CCI की जो कि एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी बड़ी मुश्किल से मीटिंग होती है, जिसको ये नाम रखते थे नून लीग के तौर में। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसकी कम से कम साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए ताकि लोग आके बैठे अपनी बात करेंगे, उसकी भी मीटिंग होती। NSC ये नहीं कर सके। NSC के बगैर ये ऑर्डिनेंस एक निकालते हैं, इसके बावजूद के हर साल माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल हर सूबे की बदल हो रही है। मैं शैला रज़ा साहब आता हूँ जी, मैं आता हूँ जी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप ये नहीं समझते कि एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड जो है इससे ये एक बड़ा मौसर ज़रिया वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि लोगों के लिए है, और इससे सेहत की सहूलतें जो हैं उनमें भी एक इनकलाब आएगा, और अब चूँकि हर शख्स 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकता है तो डॉक्टर्स वहाँ तक भी पहुँचेंगे जहाँ पहले नहीं जाते थे। देखिए, 3 इकदाम मैं समझता हूँ माशी तौर पे, माशी एतबार से पिछले 3 सालों में बड़े अच्छे हुए हैं जो पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट जाता है। एक तो एहसास प्रोग्राम, इसमें कोई शक नहीं कि पिछली कई हुकूमतों को अगर आप जमा भी कर लें तो 260 अरब रुपया जो मुस्तहिक घराने हैं, जो वाकई में डिजर्व करते हैं, जो गुर्बत की शरह से इतने नीचे हैं, उनमें 260 अरब रुपया बटा है, और ये कोई 15 से 20 गुना ज्यादा है जो पहली हुकूमत के दौरान सालाना बुनियाद पे बजट के अंदर डाला जाता था। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वाकई में दुनिया के कई इदारों ने इसको सराहा है, और तीसरा या चौथा बेस्ट सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम इसको दिया गया। ये पहली चीज। टेक्सटाइल में बूम आया है, वाकई में आया है, बहुत सारी जो है वो इंसेंटिव्स इस हुकूमत ने दिए हैं, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो वाकई एक रिकॉर्ड हिट हुई है। तीसरा, वो जो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से एमनेस्टी दी गई है, उसका वाकई में इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट हुआ है। कोई 350-400 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके तहत रजिस्टर किए गए हैं। उसका इम्पैक्ट बेरोजगारी के ऊपर भी हुआ है, नौकरियां भी उसके अंदर और मजीद इजाफी जो हैं वो आई हैं। तो ये 3 स्टेप्स तो तनकीद एक तरफ, ये 3 स्टेप्स मैं समझता हूँ वाकई में ये वर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन सारा का सारा जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि आम आदमी पाकिस्तानी आज ज्यादा खुशहाल अपने आप को समझता है या 3 साल पहले। और एक और बड़ी बात नदीम साहब ये है कि 2018 का जो पीटीआई का मंशूर है, उसमें जो गोल रखे गए थे वो आज की तकरीर सुनने के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ कि वो गोल सारे के सारे भुला दिए गए हैं और अब कोई नए गोल्स की तरफ चले गए। देखिए, वहां पे वो 60 या 61 सफ़हात का वो मंशूर था, और वो मैं समझता हूँ सारी पार्टी से बेहतर मंशूर था, क्योंकि उसमें निशानदेही की गई थी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की, और फिर सोल्यूशन ये बताए गए थे कि 4 दर्जन मरतबा वहां पे रिफॉर्म, इस्लाहात का जो लफ्ज है वो 4 दर्जन मरतबा इस्तेमाल किया गया था। FBR में इस्लाहात आएंगी, सिविल सर्विस में इस्लाहात आएंगी, पुलिस में इस्लाहात आएंगी, तो वो मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया है। ना इस्लाहात आ रही हैं, अब गोल नए आ गए हैं। अब वो करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र करते हैं, अब वो कई एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र करते हैं, अब वो एहसास प्रोग्राम का जिक्र करते हैं, अब वो कारों का जिक्र करते हैं। इन चीज़ों का जिक्र जो है वो ओरिजिनल। शैला रज़ा साहब, आप ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है उसके हवाले से वो सख्त बात करते रहे हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि उनका अंदाज़ जो है चीज़ों को पेश करने का वो इतना मौसर है कि दिखाई ये देता है कि लोग उससे कन्विंस होते हैं और वो समझते हैं जो वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। अब देखेंगे तो लोगों के ऊपर है, लेकिन अदालत भी समझती,
और अदालत से अभी तक कोई अपोजिशन के खिलाफ, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सकी। जो उनका करप्शन का नारा था कि वो करप्शन के खिलाफ है, मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में करप्शन में पाकिस्तान 4 दर्जे ऊपर आया है और निकाले होंगे उन्होंने पैसे, लेकिन सियासतदानों। और ये जो एहसास प्रोग्राम है, मैंने पहले भी कहा कि इनका अटॉर्नी जनरल वहां जाते हैं तो कहते हैं कि ये BISP है। मैं समझती हूँ नवाज शरीफ के दौर में ये काफी बिगड़ा प्रोग्राम, और इसके जो कंपोनेंट थे, वसीला हक, वसीला रोजगार, वसीला तालीम, वसीला सेहत, जिसको उन्होंने खत्म किया और मरियम के नाम से इनको कुछ शुरू करके उन्होंने भी सेहत कार्ड किया, वो ये भी कर रहे हैं। जो वसीला रोजगार था ये कामयाब जवान कर रहे हैं उसे। तो उस प्रोग्राम को हमारे तो बिल्कुल जाते वक्त वो प्रोग्राम आया था, उस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ना था, उसमें पैसे भी बढ़ने थे, वो नहीं हो सका। नहीं शैला रज़ा साहब, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मतलब जब ये आए इन्होंने लिया 8,000 से ज़ायद लोग इन्होंने निकाले, जो सरकारी आपके सिंध के मुलाजिम थे, जो वहाँ के लोग थे, जो पैसे लिए चले जा रहे हैं, जो हकदार है उसको मिलते नहीं है। देखिए, अभी मैं बात पहले पूरी कर लूँ। उसूलन तो जब इनके दौर में खुशहाली आई है तो उसमें कमी आनी चाहिए कि लोगों को ज्यादा जरूरत ना हो, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको उन्होंने किया। देखिए जी, मेरे दौर में जब ये आया तो ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू चलता है। हमारे जाते वक्त में ये आया था आखिरी 2 साल में, फिर ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसको चलाया, ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू चलता है। उनकी सर्वे करती है चीजें, इनको निकाल के देखें कि ये किस दौर में, उन्हें इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम करें, ये तो एक अमल है जिसको चलते रहना चाहिए। दूसरी जो बात है कपास की, देखिए कपास ये जो एक्सपोर्ट है, इस वक्त हम कपास की फसल को देखें तो वो अपना इन्होंने टेक्सटाइल की बात की, तो कपास जो है, कॉटन की जो है, वो अपना टारगेट हम पूरा नहीं कर सके हैं। जो एक्सपोर्ट है उसको अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगा कि आपकी करेंसी कितनी डीवैल्यू हो चुकी है, उसके बाद आपकी क्या परसेंटेज आ रही है। थर्ड जो है, एक और बात की गई थी, वो मैं आपकी बातों के दरमियान भूल। मैं शैला रज़ा साहब आता हूँ, क्योंकि ये जो आपने अभी सरिये की कीमत अगर आप देखें तो उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है सरिये की कीमत में। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। सीमेंट की कीमतें भी बढ़ी, लेकिन सरिये की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये सस्टेनेबल नहीं रहेंगी इस दफा, और ये मैं चाहूंगी कि इसमें फारूक साहब और बात करें। अच्छा, इसमें अब डॉक्टर फारूक सलीम साहब, यकीनन अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि बरामदात जो हैं वो बड़ी हैं, फसलें जो हैं वो रिकॉर्ड फसलें हुई हैं, मेरा सवाल जो पूछने वाला बनता है वो ये बनता है कि जनाब हमने जो रुपया है उसकी बेकदरी में 40% का इजाफ़ा किया और हमने जो अपनी बरामदात हैं वो 15% बढ़ाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गंदम की फसल रिकॉर्ड हुई है, चावल की फसल रिकॉर्ड हुई है, गन्ने की फसल रिकॉर्ड हुई है। हाँ, कपास की फसल में कुछ कमी है, लेकिन वो भी आपको $2 अरब की से ज़ायद की मंगवानी पड़ेगी। तो जब ये रिकॉर्ड फसलें हैं तो फिर आप गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। आज ये तकरीर की गई है और अगस्त की 25 तारीख को कल ही जो ECC है उसने गंदम भी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है, उसने चीनी भी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है। नदीम साहब, एक चीज़ हमने जो टच नहीं की वो है PTI की कामयाब सियासी हिकमत अमली। देखिए, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम आ रहा है, एहसास का प्रोग्राम लगा है। दूसरी तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी जो सियासी तौर पे है वो सिर्फ सिंध की हद तक रह गई है। नून लीग जो है वो बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, इंटरनली कमज़ोर नज़र आ रही है, बटी हुई नज़र आ रही है। और आज अगर आप गौर करें कि आज की तकरीब में जो नारा लगाया गया था कि अगली बारी फिर न्याजी, ऐसा कुछ कहा गया था, तो वो दुरुस्त लग रहा है। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का हाल है वो दुरुस्त लग रहा है। तो आप आज का नारे के ऊपर फोकस करें। जो तब्दीली का वादा किया गया था मंशूर के अंदर, वो तो नहीं आ सकी।
ना हुक्मरानी में कोई तब्दीली आई, ना FTR में कोई इस्लाहात आ पाई, ना पुलिस में कोई रिफॉर्म आई। लेकिन आज जो नारा लगाया गया है वो ये है कि अगली बारी फिर न्याजी, यानी कि अब इलेक्शन की तैयारी हो रही। इलेक्शन शायद अगर आने वाला है तो उसमें आप सोच लीजिए कि सियासी हिकमत अमली जो पहले बड़ी कामयाब रही थी कि भाई आपको तो PMLN वाले लूट के ले गए, पीपल्स पार्टी वाले करप्ट थे, जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो, शहला रज़ा साहिबा ठीक कह रही हैं कि अदालत ने कोई उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया है, लेकिन ये कामयाब रही है। इसकी बुनियाद पे 1,70,00,000 वोट PTI के हक में डला था, इसलिए आज दोबारा मैं समझता हूँ कि उसका जिक्र भी किया गया। तो अगर हम ये कहें कि बहुत सारी नाअहलियां छुपी हुई हैं PTI के अंदर, तो ये कहना भी मुनासिब होगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो शायद उनसे भी ज्यादा नाअहल साबित हो रही हैं। अब शैला रज़ा साहिबा, ये जो बात है, जो पीपल्स पार्टी की सिचुएशन है और जो मुस्लिम लीग नवाज़ की सिचुएशन है, ये तो मुझे इस नारे से जो आज लगा है इत्तेफाक है। अच्छा देखिए, नारे में तो रिदम भी नहीं है। अगली बारी न्याजी तो जैसी मेरा अगली बारी रज़ाई। अच्छा, अब दूसरी बात तो ये है कि देखिए हमारी एक नजरियाती सियासत है और हम ऐसा पेशकदमी कर रहे हैं, और जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान में हम काम कर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि कश्मीर का रिजल्ट भी हमारा पहले से बेहतर है, और क्योंकि चेयरमैन खुद भी निकलते हैं। नहीं शैला रज़ा साहिबा, जो आप असल चीज़ जो मिसिंग है ना, जो आप शायद सियासी वजह की बुनियाद पर अपनी उस सबसे ज़्यादा कमज़ोर सिचुएशन का जिक्र नहीं करते, और जो आपको पावर कॉरिडोर तक हमेशा वही लेकर गई है, वो है पंजाब। वहाँ पे 250, 300, 400 वोट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप PTI को बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ है, नून लीग जीती है, लेकिन ये मत भूलें कि अगर PTI का वोट जो था वो 12,000 था, 15,000 था, 20,000 था, उन्होंने 2.5 गुना उसमें इजाफा किया है। अच्छा देखिए जी, अभी तो उनकी हुकूमत है और ज़िमनी इलेक्शन जो रिवायत रही है वो हुकूमत को ही जीतना चाहिए, जो हुकूमत सिवाय एक आध जगह के नहीं जीत सकी। मैंने आपसे कहा कि हम बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत जो है और इलेक्शन जो है, अगर हुकूमतें ऐसे बनती रही और इलेक्शन ऐसे होते रहे, तो फिर कन्वेंशन हॉल में जमा करके कारकर्दगी बतानी पड़ेगी। बाहर निकलेंगे तो टमाटर और जूते ही पड़ेंगे, जो कि पड़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है उसने कमर तोड़ रखी है और महंगाई को कोई डिनाई नहीं कर सकता। फवाद चौधरी उसकी फवाइद बता सकते हैं महंगाई के, और जो डॉलर के रेट है, और तो कोई कुछ नहीं बता सकता। और मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, नून लीग की अपनी सियासत है, लेकिन हम अपनी सियासत में बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि अब महंगाई का भी जो सिलसिला है, वज़ीर आज़म साहब कुछ फ़िक्रमंद नहीं है। मैं तो उनके एक वज़ीर का बयान देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जब आमदन बढ़ जाए तो महंगाई बेमानी हो जाती है। जी, ये उन्होंने फिक्रा अहम जो इकोनॉमिक्स का असूल है उसके मुताबिक बताया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तानियों की औसतन आमदन जो है वो मजीद गिरी है, पिछले 2 सालों में बढ़ी नहीं है। तो दो धारी तलवार चली है, महंगाई भी हुई है और आमदन भी गिरी है। और अब जो मुस्तकबिल करीब है उसमें जिस तरह जिस तेजी से रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिरा है, आप अंदाजा कीजिए कि हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, जिन सब चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट करते हैं, गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास इंपोर्ट हो रही है, खाद इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, लोहा, चाय इंपोर्ट होती है, मिर्चें इंपोर्ट होती हैं, कागज इंपोर्ट होता है, तेल खाना बनाने वाला इंपोर्ट होता है, बिजली की कीमतें डॉलर के साथ फिक्स्ड हैं। अब अगर 123 रुपए का डॉलर था 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी, और आज 166 का चल रहा है,
तो आप सोचिए कि ये सारी चीजों की कीमतें जो है ये दोबारा से बढ़ेंगी। और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मैं समझता हूं मईशत होगी पीटीआई का। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो इस काबिल नहीं है कि किसी किस्म की बड़ा चैलेंज जो है वो पीटीआई को पोज पेश कर सके। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।